कमल को बहुत अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ का उनसे इस तरह से सवाल करना। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि मायरा उनके और सिद्धार्थ के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, वैसे तो बेटा पंडित जी ने 10:30 बजे का मुहूर्त निकाला है, पर तुम लोग कोशिश करना जल्दी आने की, ताकि टाइम से पूजा स्टार्ट हो सके। सिद्धार्थ ने खाना खाते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ हाथ धोने के लिए चला गया तो कमल ने मायरा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू मायरा, मैं तुम्हारा ये एहसान किस तरह से उतारूंगा। तुम मेरे घर में खुशियां लेकर आई हो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तरसा हूँ अपने बेटे के साथ टाइम बिताने के लिए। अब तो मुझे लगता है कि तुम मेरा लेटर अलका तक पहुंचा ही दोगी। जैसे जैसे मैं तुमसे मिलता हूँ वैसे वैसे मेरी उम्मीद बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं क्यों मायरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा बहुत जल्दी मेरे पास लौट आएगा। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि एक तुम ही हो जो मेरे दिल की बात अलका तक पहुंचा सकती हो। शायद अब मैं उससे वो बातें कह पाऊंगा जो मैं कहना तो चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। शायद उस लेटर के जरिए वो उन सारी बातों को समझ पाएगी। मायरा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, पहले आप लेटर लिखकर तो लाइए, तभी तो मैं अलका आंटी तक आपकी बात पहुंचाऊंगी। मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप जल्दी से लेटर लिखकर मुझे दे दीजिए। मायरा की बात सुनकर कमल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चले गए ताकि वो मायरा को खत लिखकर दे सके। उन्हें पता नहीं मायरा के ऊपर इतना यकीन कैसे हो गया था कि वो अगर अलका के लिए खत लिखेंगे तो मायरा उन तक उसे पहुंचा देगी। इसी विश्वास के साथ वो स्टडी रूम में आए। उन्होंने टेबल की दराज से लेटर पैड निकाला और उस पर खत लिखना शुरू किया। मेरी प्यारी अलका, तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? तुमने मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। तुम्हारे जाने का गम ऐसा है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ और मैं तुम्हें हर रोज याद करता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपने काम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, जबकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी तुम और सिद्धार्थ थे, जिन्हें मैंने संभाल कर नहीं रखा। तुम्हारे जाने के बाद सिद्धार्थ भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम दोनों के बिना अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा हूँ। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अगर मैं अगला जन्म लूँ तो उस जन्म में भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊं और तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूं जो तुम इस जन्म में डिजर्व करती थी, जो मैं तुम्हें दे नहीं पाया। हो सके तो मेरी प्यारी अलका, मुझे माफ़ कर देना। बस इतना याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद जब तक जिंदा रहूँगा इसी तरह करता रहूँगा। मैं फिर से तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस मुझे माफ़ कर देना। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। लेटर लिखने के बाद कमल ने उस लेटर को एनवलप के अंदर डाला और ड्राइंग रूम के अंदर आ गए, जहां मायरा और सिद्धार्थ दोनों सोफे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। कमल को स्टडी रूम से बाहर आता हुआ देखकर मायरा एकदम से खुश हो गई और तेज कदमों से चलते हुए उनके पास गई और बोली, अच्छा हुआ अंकल आप आ गए। घर जाने के लिए काफ़ी देर हो रही है। मॉम डैड भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या मैं घर जा सकती हूँ? कमल ने मुस्कुराते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपनी पॉकेट से लेटर निकालकर मायरा के हाथ में दे दिया, जो उन्होंने अपनी पत्नी अलका के लिए लिखा था। फिर उन्होंने सिद्धार्थ और मायरा को देखते हुए कहा, तुम दोनों सुबह टाइम से यहाँ पर आ जाना। सिद्धार्थ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया, पर मायरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गाड़ी में बैठने के बाद मायरा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो किसी भी तरह से उस लेटर को पढ़ना चाहती थी जो कमल ने अलका के लिए लिखा था। उससे इतना भी इंतजार नहीं हो रहा था कि उस खत को वो घर पर जाकर पढ़े। आखिरकार उसने अपनी पर्स से उस खत को निकाला और उसे पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे खत पढ़ रही थी, आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। सिद्धार्थ ने जब मायरा के रोने की आवाज़ सुनी तो उसने गाड़ी चलाते हुए पलटकर मायरा की तरफ देखा, जो कोई खत पढ़ रही थी और रोए जा रही थी। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या बात है मायरा? ये किसका लेटर है जिसे पढ़कर तुम रोए जा रही हो?
सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा को अचानक से होश आया। वो सिद्धार्थ को बताना नहीं चाहती थी कि ये खत उसके पापा ने उसकी मम्मी के लिए लिखा है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने पॉकेट के अंदर से मायरा को अपना रुमाल निकाल कर दिया ताकि वो अपने आंसू साफ कर सके। अचानक मायरा की नज़र सिद्धार्थ के ब्लेजर पर गई जिसमें एक बटन कम था। ये देखकर मायरा को थोड़ा अजीब भी लगा और साथ ही साथ हैरानी भी हुई। वो सोचने लगी, सिद्धार्थ जो कि इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसने ऐसा ब्लेजर क्यों पहना जिसके स्लीव में एक बटन कम है। पर दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि शायद सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। पर कैसे? मायरा आगे सिद्धार्थ से कुछ बोलती, तभी सिद्धार्थ ने गाड़ी उसके घर के मेन गेट के अंदर ले ली और जैसे ही गाड़ी बाहर आकर रुकी, तभी अंदर से राहुल तेजी से भागता हुआ आया और उसने मायरा की तरफ का दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक मायरा। इस वक्त राहुल को मायरा के घर पर देखकर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दंग था। उसने हैरान होते हुए राहुल की तरफ देखा और कहा, ऐसी हालत में तुम इतनी रात को यहाँ मायरा के घर पर क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि राहुल ने हाफ पैंट टी शर्ट के साथ पैरों में स्लीपर पहने हुए थे। सच बात तो यही थी कि राहुल का ये कैजुअल लुक सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने चिढ़ते हुए ऐसा बोला था। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, हालत तो वैसे मेरी बिल्कुल ठीक है, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। असल में अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आया हूँ ताकि मैं अंकल की अच्छे से देखभाल कर सकूं। अभी राहुल सिद्धार्थ से बात करना चाहता था, तभी उसके फोन की घंटी बजी, तो वो बात करने के लिए एक्सक्यूज मी बोलकर दूसरी तरफ चला गया। राहुल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और मायरा को घूर कर देखते हुए बोला, यार कितनी अजीब बात है, तुम्हारे घर में कोई भी इंसान मुंह उठाकर आ जाएगा और तुम लोग उसे रहने के लिए अपने घर में जगह दे दोगे। कल को अगर मैं भी अपना बैग लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊं तो क्या तुम लोग मुझे भी रहने के लिए बोल दोगे? तुम्हारे घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? सिद्धार्थ का बस नहीं चल रहा था, वरना पता नहीं वो क्या क्या और बोल देता। मायरा को डर लग रहा था कि कहीं सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ ना जाए, इसीलिए उसने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, सिद्धार्थ, इन सारी बातों को छोड़ो, हमें कल सुबह तुम्हारे घर टाइम से पहुंचना है। पूजा का टाइम 10:30 बजे का है, तो हमें उससे पहले वहां पर पहुंचना होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा कुछ कम हो गया और उसने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं कल सुबह 9 बजे तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आऊँगा, तो प्लीज़ तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाना, फिर हम दोनों साथ ही चलेंगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर अंदर चली गई। उसे इस बात का डर था कि कहीं सिद्धार्थ अंदर जाने के लिए ना बोल दे, इसीलिए उसने वहां पर रुकना ठीक नहीं समझा और वो तेज कदमों से अंदर आ गई। मायरा के गाड़ी से उतरते ही सिद्धार्थ तेजी से गाड़ी गेट के बाहर निकाल कर ले गया। मायरा जब अंदर आई तो उसने देखा चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो थोड़ा जोर से बोली, मॉम, ये लाइट में क्या हो गया, चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? तभी राहुल जोर से बोला, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लाइट में कुछ नहीं हुआ है, चारों तरफ अंधेरा मैंने किया है क्योंकि आज मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर करवाना चाहता हूँ। ये कहकर राहुल ने टेबल पर रखी हुई कैंडल्स को जला दिया। मायरा ने हैरान नजरों से राहुल की तरफ देखा तो राहुल उसे देखकर मुस्कुराने लगा। एक तरफ तो मायरा अपने ही लिविंग रूम में कैंडल लाइट डिनर का सेटअप देखकर हैरान थी और दूसरी तरफ राहुल था जो उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर जब मायरा को अपने घर में कोई भी फैमिली मेंबर दिखाई नहीं दिया तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। अपनी परेशानी जाहिर करते हुए उसने राहुल से सवाल किया, घर के बाकी लोग कहाँ हैं, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राहुल के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। उसने मायरा के सवाल का जवाब दिया, वो एक्चुअली अंकल की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर लग रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें और आंटी को एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए भेज दिया। इससे उन्हें थोड़ा चेंज मिल जाएगा, बाहर जाकर वो थोड़ा रिफ्रेश्ड फील करेंगे। जैसे जैसे राहुल अपनी बात कहता जा रहा था, मायरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उसे राहुल से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। उसने राहुल को लगभग डांटते हुए कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? डैड अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए थे और तुमने उन्हें बाहर भेज दिया। अगर इससे उनकी तबीयत और खराब हो गई तो? मायरा की बात सुनकर राहुल के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे मायरा की चिंता की वजह साफ समझ आ रही थी। पलटकर उस पर चिल्लाने के बजाय राहुल ने उसे आराम से समझाते हुए कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने डैड की चिंता हो रही है, लेकिन आंटी उनके साथ गई है। उन्हें भी मेरा सजेशन ठीक लगा था, क्योंकि अंकल सच में अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं और वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। यहाँ पास के ही एक रेस्टोरेंट में मैंने उनके लिए बुकिंग करवाई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। राहुल का जस्टिफिकेशन सुनकर मायरा को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने चैन की सांस ली। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो इस वक्त राहुल के साथ घर में अकेली है। फिर उसे ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसने मन ही मन सोचा, मैं राहुल को कैसे बताऊं कि मुझे अभी उसके साथ यहाँ बैठकर कैंडल लाइट डिनर नहीं करना है। ये सोचते हुए मायरा की नज़र सामने टेबल पर रखे खाने पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि राहुल ने उसके लिए चाइनीज क्विजीन प्रिपेयर किया था। वो फिर से खुद से बातें करने लगी, लेकिन राहुल ने मेरे लिए खुद खाना बनाया है, मैं उसे मना कैसे करूं? उसे बहुत बुरा लगेगा। राहुल के एफर्ट्स देखकर मायरा उसे मना नहीं कर पाई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर में चेंज करके आती हूँ, फिर हम डिनर करेंगे। इतना कहकर मायरा अपने कमरे की तरफ चली गई और राहुल के चेहरे की मुस्कुराहट एक बार फिर वापस लौट आई। वो मायरा को जाते हुए एक टक देखता रह गया। मायरा अपने कमरे में आई और तभी उसे अपने फ़ोन की बीप करने की आवाज़ सुनाई दी। उसके फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और अब फ़ोन किसी भी वक्त डेड हो सकता था। मायरा ने अपने बेड साइड टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर वो हमेशा अपना चार्जर रखा करती थी, लेकिन चार्जर वहाँ पर नहीं था। कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद भी मायरा को अपने फ़ोन का चार्जर कहीं नहीं दिखा। मैं तो अपना चार्जर हमेशा यहीं रखती हूँ, अचानक कहाँ चला गया? ये सोचकर मायरा अपने कमरे से बाहर निकल आई और कुछ सोचते हुए शनाया के कमरे की तरफ जाने लगी। शनाया के कमरे की लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी कमरे में थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। इस बात ने मायरा को हैरान कर दिया था और उसके कदम अपने आप ही कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ गए। मायरा ने देखा कि बेड साइड टेबल का एक ड्रॉर खुला रह गया था और वहीं से रोशनी आ रही थी।